आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो कहाँ तक हुआ था? डार्क रिएक्शन मतलब बायोसिंथेटिक फेज वाला पूरा कंप्लीट हुआ था ना? C3 साइकिल हुआ था ना? C3 साइकिल क्या था? हाँ भाई, क्या था पूछ रहे हम। 3 स्टेप का रिएक्शन था। पहला स्टेप क्या था? कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद कार्बोक्सिलेशन के बाद क्या था? तुम लोग एक दिन में गायब पूरा। तुमको तो अच्छे से पढ़ना चाहिए, तुम्हारा तुम्हारा ही बोल रहे हो, क्योंकि एग्जाम में आएगा तुम्हारा, इसीलिए। इन लोग का तो चलो ठीक है, नेक्स्ट टर्म में आ रहा है तुम्हारा। हाँ, बताओ फिर क्या होता है कैल्विन साइकिल में, क्या क्या था? 3 स्टेप बताओ। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, और एक क्या था? रीजेनरेशन था। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ था? ठीक है, निकला था कि आया था? साइकिल बनाए हो क्या? तो मतलब CO2 प्लस निकल रहा था। एटमॉस्फेरिक CO2 और वो दोनों आ रहा था। उसके बाद PGA क्या है? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोल सकते हैं उसको। उसके बाद रिडक्शन में क्या हो रहा था? एंजाइम कौन काम कर रहा है? IP है वो, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है। और कौन सा एंजाइम? अच्छा ठीक है, एंजाइम नहीं लिखे हो रुबिस्को के बारे में, मतलब भूल गए हो, ठीक है। मतलब लिखे नहीं हो, वही भूल गए हो, जो पढ़ाया हुआ था वो भूल गए हो, रुबिस्को भूल गए हो, RUBP के बारे में भूल चुके हो पूरा। RUBP का फुल फॉर्म? राइबोलोज बिसफॉस्फेट। उसके बाद कार्बोक्सिलेस ऐड करोगे तो वो कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस ऐड करोगे तो वो हो जाएगा एंजाइम रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। RUBP है, पढ़े नहीं हो बस। ठीक है, चलो फिर तुमको आज सब लिखवा दूंगी, तुम सब लिखोगे आज, ठीक है। हाँ, तो यहाँ देख लो, RUBP कार्बोक्सिलेस मतलब राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस। C3 प्लांट्स में ये क्या रहेगा? मेन एंजाइम रहता है किसका? फोटोसिंथेसिस का। और ये किसकी तरह फंक्शन कर रहा है? ऑक्सीजनेज की तरह, हाई टेम्परेचर और हाई ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन में। और ये इसका मेन काम क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ RUBP इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, जो कि हम लोग क्या पढ़े? फॉस्फोग्लिसरेट। इसका मेन काम वही है। और एक मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड, जो कि क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पर भी फॉस्फोग्लिसरेट दिख रहा है, यहाँ भी फॉस्फोग्लिसरेट है, लेकिन एक क्या है? 3 कार्बन है, एक 2 कार्बन रहेगा। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लाइकोलेट में। और ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसमें? पेरोक्सीसोम्स में। हाँ, अब पेरोक्सीसोम में क्या रहेगा? जो ग्लाइकोलेट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लाइऑक्सिलेट में, और वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में। का पूरा साइकिल में बता देती हूँ, देखो। साइकिल में यही इसका रहेगा, देखो RUBP है, RUBP से क्या बन जा रहा है? फॉस्फोग्लाइकोलेट है यहाँ पे। ये कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट रीजन है। उसके बाद ग्लाइकोलेट है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज कर रहा है, फिर ये पास हो रहा है ग्लाइऑक्सिलेट और H2O2 बना रहा है। उसके बाद ये क्या है? ग्लाइसिन बना रहा है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। NH3 और CO2 को ये बाहर कर रहा है, NAD से NADH में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लाइसिन कौन से अमीनो एसिड में बनेगा? सेरिन। सेरिन पास होगा पेरोक्सीसोम में। उसके बाद ये बनाएगा हाइड्रोक्सी पायरोवेट।
फिर NADH से NAD प्लस बनेगा, ये रिलीज करेगा। तो फिर ग्लाइसरेट बन रहा है, ग्लाइसरेट के बाद फिर से PGA का फॉर्मेशन होगा, फिर RUBP का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्लोरोप्लास्ट में मेन ये होता है रुबिस्को का। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, पेरोक्सिसोम में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कितना पोर्शन होता है, वो याद रखना है इसमें। तो देखो यहाँ तक हुआ था, फिर यहाँ से याद करना चाहिए, फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हुआ था किसमें, ग्लाइकोलेट में। ग्लाइकोलेट किसमें ट्रांसपोर्ट हुआ था, पेरोक्सिसोम में। फिर पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट से कहाँ बना वो, ग्लाइऑक्सिलेट बना। ग्लाइऑक्सिलेट के बाद वो किसमें बदला, ग्लाइसिन में बदला। अब उसके बाद ग्लाइसिन कहाँ एंटर किया, माइटोकॉन्ड्रिया में। इतना सब कुछ कहाँ हो रहा था, पहले क्लोरोप्लास्ट में, फिर पेरोक्सिसोम में, क्लोरोप्लास्ट फिर पेरोक्सिसोम में। उसके बाद नेक्स्ट ये माइटोकॉन्ड्रिया में किया, जहां पर दो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल जो हैं वो एक मॉलिक्यूल किसका बनाती है, सेरिन का, और एक मॉलिक्यूल बनाएगी किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यही हम लोग देख लिए, किस साइड का, ये साइड का पूरा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया और एक मॉलिक्यूल किसका बना लिया, सेरिन का। ये किसमें हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद सेरिन कौन वापस पिकअप कर लेता है, पेरोक्सिसोम, और ये कन्वर्ट वापस किस में हो जाएगा, ग्लिसरेट में। तो ग्लिसरेट पेरोक्सिसोम को छोड़ के कहाँ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएगा। फिर वो फॉस्फोराइलेट होके क्या बनाएगा, PGA का फॉर्मेशन। PGA क्या है, हाँ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसराइड बोल सकते हो। तो PGA कहाँ एंटर करेगा, कैल्विन साइकिल में। तो वहीं पर वो कहाँ से एंटर कर रहा है, वहां से एंटर कर रहा है। और 75% जो है कार्बन, ये ऑक्सीजनेशन के टाइम पे, किसके ऑक्सीजनेशन, RUBP का जब वापस रीजनरेशन होगा उस टाइम पे इतना परसेंट कार्बन जो है वो लूज, मतलब रिकवर होने लगेगा, मतलब लूज हो जाएगा जब ऑक्सीजनेशन हो रहा है, मतलब रीजनरेशन हो रहा है। तो और 25% में क्या होगा, रिलीज होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, लॉस ऑफ फोटोसिंथेटिकली, जो फिक्स कार्बन है और कोई भी एनर्जी नहीं लग रही है कंपाउंड में, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, वेस्टफुल प्रोसेस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसमें लॉस ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रहा है, मतलब फोटोसिंथेटिकली जो भी फिक्स कार्बन है वो लूज हो रहा है, यहाँ पर लूज हो रहा है इस वजह से, और कोई भी एनर्जी रिच कंपाउंड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, वेस्टफुल प्रोसेस बोला जाता है। तो इसको बनाओ, इसका और कहीं नहीं क्या, इसी से ही बना लो। अरे जाके वो कर लो, चेकअप करा लो। रुबिस्को का फुल फॉर्म, हाँ तुम लोग बस यही बोलोगे अभी, यही बोलोगे तुम लोग अभी, बोलो यही बोलो, और क्या है ना, क्या, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस है, इसका C और O है, ये कार्बोक्सिलेज और ये ऑक्सीजनेस है, और ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट है। हाँ तुम लोग अभी केमिस्ट्री पढ़ो, जल्दी करो। क्या, प्रियांशी और लक्ष्य कब आने वाले हो तुम लोग, दोनों ज्वाइन कर लिए इसलिए पूछ रही हो, दोनों कब आने वाले हो, दोनों छोड़ के चले गए ज्वाइन करके। तो जितना कहाँ का, जैसे ग्लाइकोलेट तक कहाँ पर हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। उसके बाद पेरोक्सिसोम, फिर क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हम लोग की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। बायो तो रख लो अच्छा, कम से कम।
ग्लाइसिन से सेरिन बनेगा, सेरिन के बाद फिर से हाइड्रोक्सी का पायरुवेट बनेगा, उसके बाद ग्लिसरेट बनता है। सेम ग्लाइऑक्सिलेट है वो, यहाँ वाला ना, ग्लाइऑक्सिलेट प्लस H2O2 है वो। ये फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे एनसीईआरटी में नहीं दिया है ना, तो इसको अच्छे से याद रखना, बनाना है अगर पूछा जाएगा फोटो रेस्पिरेशन के बारे में तो। और रेस्पिरेटरी पाथवे में क्या क्या लग रहा है वो भी, मतलब किसके थ्रू पास हो रहा है वो भी याद रखना। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट से, फिर पेरोक्सिसोम में आएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया से वापस रीजेनरेट होने के लिए वो क्लोरोप्लास्ट में जाएगा। तो तीनों लिख लो कहाँ पर क्या है। इसमें ग्लाइसिन के बाद जब, हमेशा हर जगह देखना, ग्लाइसिन से अगर एक अमोनिया हटेगा तो सेरिन का फॉर्मेशन होता है, कहीं पर भी रहेगा वो। क्या, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या ज्यादा था तुम लोग को, एनएडी का फुल फॉर्म भी शॉर्ट में पूछ भी लिया कभी तुम लोग को, और एच हाइड्रोजनेस ऐड हो जाएगा वहां पे। एटीपी का पता है ना, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये बोलोगे क्यों है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे, तो वो क्यों है। नेक्स्ट क्या है अपना, C4 पाथवे है। इसमें ना ये समझ लेना कि किसमें किसमें हो रहा है करके। सबसे पहला ये क्या है अपना, मीजोफिल सेल है, और ये क्या रहेगा, बंडल शीथ सेल है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक CO2 एंटर कर रहा है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, कार्बोनेट आयन। उसके बाद ये क्या हो रहा है, फिक्सेशन कर रहा है। फिक्सेशन जो है यहाँ पर वो क्या रिलीज कर रहा है, C4 एसिड। यहाँ पर ये याद रखना, C4 एसिड है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट रहता है, उसको पढ़ लेंगे। इसके बाद क्या रहेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा किसमें, बंडल शीथ सेल्स में। फिर ये कहाँ जाएगा, C4 एसिड डी कार्बोक्सिलेशन करेगा, मतलब CO2 बाहर देगा। CO2 बाहर मतलब बंडल शीथ सेल के अंदर ही है ये। अब यही जो CO2 है, यही कैल्विन साइकिल में क्या करती है, फिक्सेशन कर रही है। तो ये C3 एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि CO2 बाहर दे रहा है, C एक बाहर चला गया तो ये C3 एसिड बन गया। C3 एसिड मतलब PGA, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा C3 एसिड, फिर रीजनरेशन, सेम प्रोसेस। किसमें रीजनरेशन हो रहा है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। ये शॉर्ट में सिर्फ साइकिल ये रहा। क्या हो गया, हाँ लीफ का ही दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर देखना वही, तो ये सारे मतलब किसमें रहेगा, प्रेजेंट इन प्लांट्स अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स है। और ये क्या यूज करती है, C3 पाथवे मेन बायोसिंथेटिक के पाथवे के फॉर्म में, मतलब डार्क रिएक्शन कर रही है। और लार्ज सेल्स जो भी वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड है C4 का, उसे हम क्या बोलते हैं, बंडल शीथ। और इसकी एनाटॉमी को हम क्या बोलते हैं, क्रैंस एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। ये क्रैंस एनाटॉमी का है। जैसे यहाँ पर अरेंजमेंट देखो, यहाँ पर बंडल शीथ सेल है विद क्लोरोप्लास्ट, फिर वैस्कुलर बंडल, फिर यहाँ पर जो है वो क्या है, मीजोफिल सेल्स है।
अब बंडल शेप सेल जो है वो बहुत सारे लेयर्स बनाती है, किसके अराउंड? वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक, वॉल्स भी प्रेजेंट होती है जो कि क्या कर रही है? इम्परवियस रहती है किससे? गैस एक्सचेंज से, मतलब वहां पे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस भी क्या होगा? प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये कौन सा था? C4 को हम और क्या बोलते हैं? हैच एंड स्लैग पाथवे, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है वो। उसके बाद यहाँ पर देखना स्टेप्स में, सबसे पहला मैं बताई थी एटमॉस्फेरिक CO2 से Hc3-। तो यहाँ पर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या है इसका? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट याद रखना, C4 का सबसे पहला CO2 एक्सेप्टर। उसके बाद ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल रहेगा जो कि किसमें रहेगा? मीजोफिल सेल्स में। इसका फिक्सेशन कौन सा एंजाइम कर रहा है? पेप कार्बोक्सिलेज। ठीक, फिर मीजोफिल सेल्स में क्या नहीं होता? रूबिस्को नहीं होगा। उसके बाद जो C4 एसिड है OAA, वो क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये किसमें फॉर्म हो रहा है? मीजोफिल में। फिर ये क्या कर रहा है? 4 कार्बन एसिड जैसे कि मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन कर रहा है। फिर ये कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है? बंडल शीट सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या करेगा वो? C4 एसिड जो है, C4 एसिड कौन सा है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये ब्रेक हो जाएगा और रिलीज करेगा किसको? CO2 को। CO2 रिलीज करने के बाद ये क्या बना लेगा? C3 मॉलिक्यूल बना लेगा। C3 मॉलिक्यूल कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा? वापस मीजोफिल सेल में। ये ट्रांसपोर्ट हो गया और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वापस पेप में, मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। तो जो CO2 यहाँ पर रिलीज होता है वो कहाँ एंटर करता है? C3 पाथवे में एंटर करेगा। और बंडल शील्ड सेल्स जो है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है बहुत ज्यादा अमाउंट में? रूबिस्को प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर कैल्विन साइकिल हो रहा है। कैल्विन साइकिल में रूबिस्को प्रेजेंट था जो कि कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर पेपकेस नहीं होगा। पेपकेस क्या है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का। ठीक है, एक किसका है? रूबिस्को का, राइबोलोज बाइफॉस्फेट का, बिसफॉस्फेट का, और एक का क्या रहेगा? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का है। तो दोनों का कार्बोक्सिलेज है। C3 पाथवे कॉमन रहेगा C3 और C4 प्लांट्स में। अब यहाँ पर C4 प्लांट्स स्पेशल क्यों होती हैं ये देखेंगे हम लोग। C3 में क्या था? कैल्विन साइकिल है। C4 मतलब क्या होता है? मीजोफिल और बंडल शीट दोनों होगा, इसका मतलब वो क्रांस एनाटॉमी शो करेगा। तो इसमें स्पेशल टाइप ऑफ क्या रहती है? लीफ एनाटॉमी रहेगी, इसीलिए इसके जो प्लांट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशल होती है। और ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट करेगा, रेस्पॉन्स देगा किसको? हाई लाइट इंटेंसिटीज को भी। और फोटो रेस्पिरेशन जो है वो नहीं होगा इसमें। और इसमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, जो भी बायोमास बन रहा है वहां पे फूड प्रोडक्ट उसका ज्यादा रहेगा। फोटो रेस्पिरेशन सेम है इसमें। तुम लोग इसका साइकिल बनाओ। ये और खासकर इसमें बनाना कि क्या जो मीजोफिल सेल्स में पहले हो रहा है, उसके बाद किस में हो रहा है? ये बंडल शीट सेल्स में हो रहा है। और जो भी लिखोगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या रहेगा? HCO3 माइनस आयंस रहती है यहाँ पे। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होता है? PEP में, मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। उसके बाद ये क्या करता है? फिक्सेशन करेगा और क्या बनाएगा? C4 एसिड। C4 एसिड मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। लिखना वहां पे C4 एसिड क्या होता है। फिर ट्रांसपोर्ट होगा किसका? C4 का। फिर वो डी कार्बोक्सिलेशन करेगा और C3 बनाएगा। तो C3 का नाम क्या रहता है? C3 का नाम क्या है? C3 साइकिल में क्या पढ़े थे? कौन सा एसिड था? PGA। C3 क्या रहेगा वो भी लिखना यहाँ पर। वापस ये रीजनरेट होके PEP का फॉर्मेशन करेगा। क्या? C4 का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लिख देगा। C3 साइकिल कौन से सेल में होता है?
ये तो दोनों में हो रहा है, C4, C3 किस में होगा? C3 किस में होगा? यहाँ क्या हो रहा है, फिक्सेशन हो रहा है ना कैल्विन साइकिल, तो C3 किस में होता है? बंडल शीट सेल में हो रहा है ना। इतना देख के भी नहीं बता रहे हो तुम लोग, डायग्राम में सब दिया रहता है। सेल्स के नाम लिख लेना, मीजोफिल और क्या बोलते हैं इसको, बंडल शीट। एनसीईआरटी में दिया होगा इसका डायग्राम। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? तुम लोग पूछते भी नहीं हो डायग्राम देख के, वाओ। नहीं नहीं, तुम लोग को जब पढ़ाते भी रहती हूँ तो तुम लोग डायग्राम देख के एक बार दिमाग में आता भी नहीं है कि प्लाज्मोडेस्माटा लिखा है, जब नहीं आता है। एक एक पॉइंट को देखना चाहिए तुम लोग को, और पूछना भी चाहिए। इसमें कौन से स्टेप्स हैं वो भी याद रखना, जैसे उसमें 3 स्टेप्स था। क्योंकि दोनों का डिफरेंस पूछ सकते हैं, C3 और C4 का, और उसके पहले भी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का भी। एंजाइम्स भी लिख लेना, तो इसका क्या क्या एंजाइम्स था, बना लो फिर बता दो। C3 में कौन सा एंजाइम रहेगा और C4 में कौन सा एंजाइम रहेगा, वो सारी चीजें C3 का दूंगी। क्या? इसमें रुबिस्को नहीं रहेगा, इसमें रुबिस्को रहेगा, पेपकेस। तो उसमें लिख भी लेना, मीजोफिल में क्या रहेगा। हाँ, पेपकेस रहेगा, पेपकेस का फुल फॉर्म पायरुवेट कार्बोक्सिलेस। और नीचे वाले में भी लिख लेना, राइबोलोस बिस्फोस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेज, मंडल शीट में। हो गया। तो डिफरेंस, उसके पहले वाला टॉपिक क्या पढ़े आज हम लोग? आज जो पढ़ रहे थे वो था फोटो रेस्पिरेशन था, फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे था वो। उसका फिगर का नहीं लिखे होगे नीचे भी ना, हेडिंग लिखे हो, तो पता कैसे चलेगा तुम लोगों को कि तुम लोगों ने क्या पढ़ा है। हो गया। एंजाइम्स लिख लिया ना। ठीक है, देखो फोटो रेस्पिरेशन में बता चुकी हूँ कि क्या क्या चीजें थी यहाँ पर।
तो यही समझना, इसमें क्या है, कैल्विन पाथवे में आरयूबीपी कंबाइन होता है किसके साथ, CO2 के साथ। तो आरयूबीपी CO2 के साथ किसके प्रेजेंस में, रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिवेट होके 2x3 PGA बना रहा है। तो यहाँ पे एक्टिव साइड जो है रुबिस्को का, वो बाइंड हो जाता है किसके साथ, CO2 के साथ और O2 के साथ, और उसका जो नाम है वो कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज बन जाता है ये। तो ये याद रखना है। तो इसका कंसंट्रेशन जो है वो डिटरमाइन करेगा कि कौन सा जो है वो बाइंड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये O2 के साथ ये फॉस्फोग्लाइकोलेट है, ठीक है, ये O2 के साथ और ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, तो ये बाइंड हो जाएगा इसके साथ, फिर इसका फॉर्मेशन हो रहा है डायरेक्ट, PGA का जो फॉर्मेशन होगा वो। फिर उसके बाद C3 प्लांट्स में भी O2 बाइंड होता है किसके साथ, रुबिस्को के साथ। तो CO2 फिक्सेशन यहाँ पर कम हो जाएगा, जो कार्बोक्सिलेशन वाला है फिक्सेशन है वहां पे कम हो जाएगा। और आरयूबीपी बाइंड होगा O2 के साथ और क्या बना लेता है, फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा। ये पाथवे को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, फोटो रेस्पिरेशन। जो पिछला पढ़ चुके हैं वही चीज है। तो यहाँ पे कोई भी शुगर, एटीपी, NADPH का सिंथेसिस नहीं होगा, तो फोटो रेस्पिरेशन क्या रहेगा, वेस्टफुल प्रोसेस रहेगा। C4 प्लांट्स का दिया हुआ, तो इसका वो देख लो डिफरेंस C3 का और किसका, C4 का। C3 मतलब कैल्विन साइकिल के जो भी है, जो कि जिसमें ऐसे प्लांट जिसमें सिर्फ बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होगी, और जिसमें मीजोफिला बंडल शीथ क्या रहेगा, दोनों प्रेजेंट होगा। तो फोटोसिंथेसिस इसमें किसमें होता है, मीजोफिल में, इसमें दोनों में रहेगा। ट्रांस एनाटॉमी इसमें एब्सेंट है, मतलब जो एनाटॉमी जो रहेगा दोनों प्रेजेंट है करके, तो ये प्रेजेंट रहेगा। अब मेन आता है CO2 एक्सेप्टर, इसमें क्या है, आरयूबीटी, किसमें, C3 में, C4 में फुल फॉर्म पायरुवेट, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट, पहला क्या बनता है, 3 PGA, और यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन है, ये C3 में 3 कार्बन, इसमें 4 कार्बन। इसमें क्या रहेगा, स्टेबल PGA, इसमें क्या रहेगा, OA रहेगा। अब क्लोरोप्लास्ट ओनली 1 टाइप रहेगा इसमें, जो ग्रेनल एक ही रहेगा, और ये डायमॉर्फिक मतलब ग्रेना रहेगा मीजोफिल में, और बंडल शीट में ग्रेना एब्सेंट रहेगा। फोटो रेस्पिरेटरी लॉस इसमें ज्यादा रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। और CO2 कंपेंसेशन जो पॉइंट है, जो कंपेंसेट कर रही है एटमॉस्फेरिक CO2 आ रही है, उसका ज्यादा रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, कम रहेगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस का इसमें 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका कितना रहेगा, 35 to 45 रहेगा। फोटोसिंथेटिकली लेस एफिशिएंट और प्रोडक्टिविटी इसका क्या रहता है, कम रहता है। राइस, वीट, बीन और पोटैटो इसका एग्जाम्पल में रहेगा। इसमें मेज, शुगर केन, एमरैंथ, सोरगम इसका क्या रहेगा, ज्यादा एफिशिएंट रहता है या फोटोसिंथेटिकली, और प्रोडक्टिविटी इसका क्या रहेगा, हाई रहेगा। चलो, ये एक टॉपिक है, वो है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि हम इसको बोलते हैं कैम, ठीक है, कैम पाथवे या कैम रहेगा ये। तो जितने भी डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स होती है, उनकी जो फैमिली है क्रेसुलेसी, जैसे कोई जेड प्लांट देखो, हाँ, छोटे छोटे आजकल लकी प्लांट बोलते हैं उसको, छोटे छोटे मिलते हैं। हाँ, मोनसाई जैसे ही बोल सकते हो, छोटे छोटे ही रहते हैं, लेकिन मोनसाई नहीं है वो, ठीक है। और ब्रायोफाइलम जानते हो ना। और बहुत सारे कॉटिलेडोनस प्लांट जो हैं, उसमें जो भी, जैसे कि लिलिएसी फैमिली का, ऑर्किडेसी फैमिली, जितने भी फैमिली है मतलब यहाँ पे, वो क्या कैम पाथवे कर रही है। अब जो कैम पाथवे है, उनका जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स जो है वो क्या है, कैरेक्टराइज कैसे हैं, पहला क्या रहेगा, ये सक्यूलेंट नेचर। दूसरा, स्टोमेटा इसका ओपन रहेगा नाइट में और क्लोज रहेगा ड्यूरिंग द डे, ठीक है। CO2 फिक्सेशन कब हो रहा है इसका, नाइट में, मतलब डार्कनेस में। तो इसमें CO2 एक्सेप्टर क्या रहेगा, पेप, यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। लार्ज क्वांटिटीज इसमें मैलिक एसिड का सिंथेसाइज हो रहा है रात में, और उसको स्टोर करके रख रहे हैं किसमें, वैक्यूल्स में। फिर डीकार्बोक्सिलेशन होगा मैलिक एसिड का दिन में, और CO2 जनरेट हो रहा है। अब रिलीज CO2 कहाँ एंटर करता है, ये कैल्विन साइकिल में। तो आरयूबीपी वहां पर क्या रहता है, CO2 एक्सेप्टर है, और कार्बोहाइड्रेट जैसे कि सुक्रोज और स्टार्च का वहां पर फॉर्मेशन हो रहा था। अब ये ड्रॉप, मतलब ये क्या रहता है, स्टोर्ड स्टार्च या मैलेट जो मतलब जो ड्रॉप हो रहा है, वो नाइट के टाइम पे रहेगा, दोनों टाइम पे प्रेजेंट रहेगा, जो भी ड्रॉप्स रहेंगे उसके वो रहेगा। पहले तुम लोग इसको कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लो, जैसे सक्यूलेंट वाला कैम पाथवे का, कैम का पहले फुल फॉर्म लिख लो, क्या रहेगा,
ग्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे है वो। क्या वो बोलने का ट्राई कर रही हो? ग्रेसुलेशन है वो। हाँ, बस हेडिंग लिख लिया इसका। उसके बाद इसमें लिख लो कैरेक्टरिस्टिक इसका पहला सक्यूलेंट वाला एक दो लिख लो तो पूरा ही। मेरे को सब फिर से वाइट रोमांस का ही चल रहा है। होली फेथ सक्यूलेंट के अंदर सब बात नहीं, ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स है, सक्यूलेंट नेचर है ये इसका। छोटा छोटा बोल सकते हो जिसमें प्लांट्स में स्टोर्ड रहेगा वाटर, वैसे वाले जिनको ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। प्रदीप की बुक देखी हो? एक बार दोनों बुक का ना जाके देखना, प्रदीप और टोमेंस का, जिसका वर्ड इजी लगेगा वो देख लेना। है तो प्रॉब्लम क्या है? ज्यादा थ्योरीज दिए हुए हैं, पॉइंट्स चाहिए तुमको। टुगेदर विद का ही बुक बोलूंगी अब मैं लास्ट में वो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर वो पूरा ऐसा रहेगा कि ना एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और पूरे सब चीजें दी रहती है उसमें। अगर तुमको सिर्फ पास होने वाला, पास होने का नहीं मतलब क्वेश्चन आंसर चाहिए है तो नहीं, तुम टुगेदर विद का अगर तुमको कहीं दिख जाता है ना, बोल दे रही हूँ सुनो, टुगेदर विद याद रखना, उसको देख लेना एक बार। वो स्टडी मटेरियल के फॉर्म में ही मतलब वो रहता है उसका, जैसे कोचिंग वगैरह का रहता है ना कुछ कुछ पॉइंट्स के हिसाब से, तो वो। क्योंकि कैंप पाथवे ना पूरा नया है, एनसीईआरटी में नहीं है इसका। थोड़ा बहुत मतलब सिर्फ कैंप पाथवे लिखा रहेगा बट उसके बारे में नहीं लिखा रहेगा, तो पाथवे एक बार बता दूंगी इसका। हो गया?
अब देख लो इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। पहला यहाँ पर क्या है, CO2 एटमॉस्फेरिक वाला, ये ऑक्सैलो एसीटेट बना रहा है। सेकेंड, यहाँ से फिर वो क्या हो रहा है, ये मैलिक एसिड जो वैक्यूल्स में प्रेजेंट है उसका यहाँ से कन्वर्शन हो रहा है NAD का, ये पूरा क्या बना रहा है, पहले 3 PGA फिर 2 PGA फिर पेप वापस बना के वहां पर वापस चला जा रहा है, जैसे C3 C4 का हो रहा है। तो ये डार्क स्ट्रोमेटा रिएक्शन है, और ये क्या रहेगा, स्ट्रोमेटा क्लोज वाला, मतलब लाइट रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर जब ये जो मैलिक एसिड है वैक्यूल्स में, ये मैलेट है, मैलेट से ही मैलिक एसिड बन रहा है, यहाँ पर भी वैसे ही है। तो यहाँ जो मैलेट रहेगा ये क्या करेगा, CO2 फिर से बना रहा है NADH को रिलीज करके, फिर 3 PGA का फॉर्मेशन करेगा, फिर 3 PGA एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, फिर कैल्विन साइकिल से वो क्या फॉर्म कर रहा है, ग्लूकोज स्टार्च का मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो रहेगा वो वापस, ये जो लाइट रिएक्शन में RUBP के थ्रू वो वापस क्या हो रहा है, साइकिल फॉर्म कर रहा है, रीजेनरेट हो रहा है RUBP, और ये कैल्विन साइकिल हो रहा है पूरा। अब यहाँ पर, यहाँ जो लास्ट में क्या होता है, ये जो पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, क्योंकि इसमें ATP ऐड हो गया, ठीक है, और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट रहेगा यहाँ पे, तो फिर ये 2 PGA में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिर्फ साइकिल देखोगे ना तो तुमको एक एक करके स्टेप समझ में आएगा। जैसे ये जो साइकिल है ना, फ्रुक्टोज से ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ये सब पढ़ोगे तुम लोग नेक्स्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट में जब रहेगा ग्लाइकोलिसिस साइकिल में। तो बाकी ये भी सेम वही, तो ये ग्लाइकोलिसिस में एक रहेगा और एक ग्लाइकोजिनोलाइसिस में रहेगा। तो ये यहाँ तक का तुम लोग बस इसमें देखो, किसमें, कैम पाथवे का देखो, जिसमें तुम लोग अभी कैल्विन साइकिल पढ़ चुके हो, और एक जो क्रेब्स साइकिल बोल रहे हो, क्रेन्ज एनाटॉमी वाला साइकिल जो है वो रहेगा। तो ये डार्क वाले में और ये लाइट वाले में, लाइट में हमेशा कैल्विन साइकिल है और डार्क में क्या रहेगा, हैच एंड स्लैक पाथवे C4 साइकिल है, ठीक है, C3 और C4 रहेगा। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या रहेगा इसमें, फोटोसिंथेसिस, इंटरनल प्लांट फैक्टर्स, और क्या रहेगा, एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या क्या है, नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स है, मीजोफिल सेल्स, और क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट है। इंटरनल CO2 कंसेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल है। सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसेंट्रेशन, वाटर, वो इंटरनल CO2 कंसेंट्रेशन है, और यहाँ बाहर वाला रहेगा ये। अब इसमें देखो, सबसे पहला आता है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। इसमें समझना कि अगर कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है, नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है, उसको वो अगर इफेक्ट कर रहा है किससे, मोर देन 1 फैक्टर से, या तो CO2 कंसेंट्रेशन या किसी भी चीज से, तो उसका जो रेट है वो क्या रहेगा, उसका जो भी मिनिमम वैल्यू रहेगा उसी पे हम लोग देख रहे हैं। मतलब जैसे कोई भी, मतलब तुम्हारा जो भी, कैसे कोई बॉडी है उसको कोई भी फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, तो उसका जो मिनिमम वैल्यू था उसी को हम फाइनल वैल्यू की तरह लेंगे, ये रहेगा। तो यहाँ पर वही है कि इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ क्वांटिटी इज चेंज। तो मिनिमल वैल्यू को ही हम यहाँ पर नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू देखते हैं, उसका रेट जो रहेगा वो। जैसे प्लांट विद ग्रीन लीफ पे ऑप्टिमम लाइट है, CO2 जो है वो फोटोसिंथेसाइज नहीं हो रहा है किसमें, लो टेम्परेचर में, तो ऑप्टिमल टेम्परेचर जो भी रहेगा वहीं पर उसका फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहेगा उसका। समझ में आया ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है उसको लिखने का। तो पहला अपना होता है कौन सा, लाइट, लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी, ये भी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर रही है। जैसे 400 nm से 700 nm के बीच का ये इफेक्टिव रहता है किससे, फोटोसिंथेसिस से, और इसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये अगर पूछा जाएगा व्हाट इज पार भी, मतलब सिर्फ लिखा रहेगा, तो याद रखना फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसका मतलब जो भी लाइट है वेवलेंथ का 400 से 700 nm के बीच में, वो इफेक्टिव रहेगा किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब इंटेंसिटी अगर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, इसका बढ़ेगा। तो हायर इंटेंसिटी में लेकिन एकदम ज्यादा में क्या हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, किसकी वजह से होता है, 2 रीजन, जैसे दूसरे फैक्टर्स भी लिमिटिंग रहेंगे उसकी वजह से, और डिस्ट्रक्शन, मतलब ज्यादा लाइट होगा तो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्लोरोफिल का, जिसकी वजह से आगे जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो कम हो जाता है। क्लियर हुआ। देखो ये ग्राफ में वही है कि एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, सैचुरेशन पॉइंट के बाद वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है, ऐसा रहेगा। तो लाइट सैचुरेशन 10% ऑफ द फुल सनलाइट में क्या हो जाता है, अकर हो जाता है। एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड और इन डेंस फॉरेस्ट, लाइट रेयरली एक लिमिटिंग फैक्टर होता है नेचर में। अब नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, ये सबसे मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है।
CO2 कंसंट्रेशन कम रहेगा किसमें, एटमॉस्फेयर में 0.03 से 0.04। अब इंक्रीज हो जा रहा है 0.05 CO2 फिक्सेशन रेट, तो उसके ऊपर जो है वो लॉन्गर पीरियड में डैमेज होना शुरू हो जाता है। अगर लो लाइट कंडीशन है C3 और C4 प्लांट्स में, तो ये रेस्पॉन्ड नहीं करेगा हाई CO2 कंडीशन में। अगर लो लाइट कंडीशन है तो फिर ये हाई CO2 कंडीशन में रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। हाई लाइट इंटेंसिटी में ये इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है, लेकिन ज्यादा हाई हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फोटो ऑक्सीडेशन करेगा। अब C4 प्लांट्स जो है वो सैचुरेशन शो करती है कहां पर, 360 मिलीलीटर लीटर इनवर्स लिखा है, ठीक है। C3 प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड करती है CO2 कंसंट्रेशन जब ज्यादा रहेगा और सैचुरेशन 450 के अबव रहेगा। तो करंट अवेलेबिलिटी जो है CO2 लेवल का वो लिमिटिंग है, लेकिन ग्लोबल हाउस मतलब जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट या जो भी रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो जाएगा, वो लेवल्स बढ़ जाती है उसकी वजह से। तो अब हायर CO2 कंसंट्रेशन जैसे C3 क्या शो कर रहा है, इंक्रीज फोटोसिंथेसिस और हायर प्रोडक्टिविटी। तो ये यूज हो रहा है किसके लिए, ग्रीन हाउस क्रॉप्स के लिए, जैसे टोमेटो, बेल पेपर, इनके लिए यूज हो जा रहा है। अब ये ग्रो होता है कहां पर, जहां पर CO2 ज्यादा रहेगा और इसी से इसका यील्ड जो है वो ज्यादा होता है। एग्जाम्पल याद रखना ना इसमें। अब टेम्परेचर्स का देख लो। टेम्परेचर में क्या रहेगा, जो भी फोटोकेमिकल फेस रहेगा, फोटोकेमिकल मतलब लाइट, CO2 कंसंट्रेशन जो भी है, उसके प्रेजेंस में वो अनअफेक्टेड रहेगा किससे, टेम्परेचर से। लेकिन बायोसिंथेटिक फेस मतलब डार्क रिएक्शन, वहां पर एंजाइम जो भी कैटालाइज कर रहा है वो सेंसिटिव रहेगा किससे, टेम्परेचर से। क्यों होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर में एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाता है, मतलब इनएक्टिव हो जाएगा। लो टेम्परेचर में क्या रहेगा, वो ये है एक्टिवेट हो रहेगा, एक्टिवेट रहेगा, ये है। हाई टेम्परेचर में क्या रहेगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ लो में भी इनएक्टिवेट रहेगा, हाँ लो में भी इनएक्टिवेट रहेगा, हाई में भी इनएक्टिवेट रहेगा, क्योंकि एंजाइम, ये रीजन है। कौन सा, ये वाला, दोनों डी नेचर्ड मतलब वो डी नेचर मतलब उसके जो प्राइमरी स्टेज है उसमें आ जाएगा तो इनएक्टिवेट हो जाएगा वो, ये रहेगा। उसके बाद वही, हाँ जैसे C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में, तो C4 प्लांट्स हायर टेम्परेचर है, जो उसमें था क्या बोलते तुम्हारे डिफरेंसेस में था ना, ये सारी चीजें थी, और हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। C3 में क्या रहेगा, लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम इसका। तो टेम्परेचर ऑप्टिमम जो रहेगा प्लांट्स के लिए, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, उसके हैबिटेट के ऊपर। और जितने भी ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, ऑप्टिमम। टेम्परेट से, टेम्परेट और ट्रॉपिकल में क्या डिफरेंस है, हम लोग कहाँ रहते हैं, ट्रॉपिकल में, गर्मी ठंडी सारा सीजन है यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेट मतलब अंटार्कटिक वाला जो रहेगा, बर्फीला, ऐसे जगह से क्लाइमेट में चेंजेस है, बचपन में पढ़ के नहीं आया टेम्परेचर में, हाँ ठीक। उसके बाद वाटर का देख लेना। तो वाटर स्ट्रेस भी क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज करेगा और CO2 अवेलेबिलिटी को कम करेगा। तो अगर वाटर कैसे CO2 से मतलब क्या बोलते हैं लिंक है, वो याद रखना इसमें। वाटर स्ट्रेस क्या कर रहा है, विल्ट कर रहा है लीव्स को, विल्ट मतलब उसको मोड़ रहा है, मुरझा रहा है, उसको बोल रहा है। तो ये रेड्यूस करता है सरफेस एरिया और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। ये लास्ट रहेगा कौन सा, सॉइल वाटर अवेलेबल, जो अवेलेबिलिटी है वाटर का तो हम लोग पढ़ लिए। तो इसी में वाटर का ही देखना कि अगर अवेलेबल वाटर कम हो जा रहा है तो प्लांट्स क्या शो कर रही है, वाटर स्ट्रेस, और स्टोमेटा जो है वो ओपन नहीं होगा। और इसमें क्या रहेगा, डिक्रीज सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे, उसके साथ, हाँ। अब रेड्यूस जो वाटर पोटेंशियल रहेगा लीफ में, ये लीफ एक्सपेंशन को भी रेड्यूस कर रहा है, और फोटोसिंथेटिकली जो एक्टिव, हाँ सरफेस एरिया, उसको भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो सॉइल के प्रेजेंस में भी होगा और वाटर के प्रेजेंस में भी होगा, ये साइकिल नहीं है। हाँ ये रिविजन वाला पोर्शन है इस चैप्टर का। फैक्टर्स क्या क्या, नहीं तुम लोग फैक्टर्स क्या क्या है बताओ, फैक्टर्स लिख लो, तो एक्सटर्नल और इंटरनल लिख लो।
नीचे लिखा है प्लांट फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसका मतलब किधर लिखा है? डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तुम लिखो भाई, तुम पहले लिख लो, तुम स्लो लिखोगे। के बाद हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ के आना। तुमको भी बोल रही हूँ, एक रीड मार के आना। क्या क्या अच्छा लगा? हाँ तो एक रीड मार के आना, तुमको पता चलेगा ना कि चल क्या रहा है। नहीं तो क्लास में पता चला कि तुम अलग ही दुनिया में हो। आज भी अलग दुनिया में थे। ये चैप्टर में अलग दुनिया में नहीं थे ना तुम। तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे पास होगे? मार्कशीट लाके देंगे आपको, देखना। उसका पूछ रही हूँ, तुम्हारा नहीं, उसका पूछ रही हूँ। यहाँ के टेस्ट में पास हो जाओ अच्छे से एक दिन। तुम लोग 20, चलो 20 नहीं, 20 में कम से कम 15 लेके आओ एक दिन। आधा नंबर भी नहीं आया एक दिन भी। एक दिन 5, एक दिन 9.5 चल रहे हैं। कौन सा चैप्टर का लास्ट में बोली थी? एनाटॉमी का बोली थी, जिसमें कोई नहीं आया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का करवाने के बाद टेस्ट लूंगी उसका। उसके बाद तो तुम्हारा एग्जाम ही आ जाएगा, तो पूरा ही टेस्ट ले लूंगी ना, सारे चैप्टर्स का, सारे चैप्टर्स का। कितना डेट क्या है बायो का? और तुम्हारा 22 के पहले वाला मंडे को हो गया। वो तो थर्ड में पहुंच रहे, CO2 कंसेंट्रेशन फिर वाटर, है ना? हो गया। हाँ, अब ये बता रही थी ये डिपेंडेंट किसके ऊपर रहेगा? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मतलब जो भी पहले से उसका जेनेटिक वेरिएशन रहेगा उसी के ऊपर ये फैक्टर्स डिपेंडेंट रहेगी, पहले से जो उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है वो। और ग्रोथ ऑफ द प्लांट भी उसी पे डिपेंडेंट रहेगा। नॉर्मल भाषा में ही लिखा हुआ है, तुम लोग को ज्यादा लग रहा है वो। ये नेक्स्ट क्लास में एक बार रिवाइज कर लेना। क्या क्या था याद भी है साइंटिस्ट के नाम? प्रिस्टली था, इंगेन हाउस है, जूलियस वन सैक्स है, इंगलमैन था, और एक नील का था। तो सबका अलग अलग था इसमें। और आज जो पढ़ रहे थे, मतलब आज और कल में जो पढ़े थे, जैसे क्लोरोप्लास्ट डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। ग्रेना में क्या होता है? लाइट रिएक्शन है। स्ट्रोमा में क्या था? डार्क रिएक्शन। ये C3 का कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन है इसमें। और हैच एंड स्लैक में क्या रहेगा? इसमें मीजोफिल बंडल शीट में दोनों में प्रेजेंट होगा। फिर ये दोनों का डिफरेंस भी, साइक्लिक और किसका? नॉन साइक्लिक का। ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस। उसके बाद ये सारे फैक्टर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, वाटर और लाइट, ये चारों मेन यहाँ पर। जब फैक्टर्स लिखने आएगा तो सब। और ये कैल्विन और हैच लिख सकते हो, लेकिन सही होना चाहिए कि तुम कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा दे रहे हो और इधर कम कर रहे हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख लेना ज्यादा बेटर है अगर शॉर्ट में लिखना होगा तो। नहीं, एग्जाम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मत लिखना। जो भी है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मत लिखना। मैं ये बता रही हूँ, तुम लोग सिर्फ पढ़ने के लिए वो लिखना कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है करके। हाँ, एग्जाम में मैथ्स या फिजिक्स या नहीं चल रहा है ना यहाँ पे, या केमिस्ट्री भी नहीं चल रहा है। ऐसा होता तो